अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हमने स्टार्ट किया हुआ था चैप्टर 3 के अंदर टाइप्स ऑफ पेन को। आज हम डिस्कस करेंगे जो रिमेनिंग टाइप्स रह गई हैं पेन की, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं टीडी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर्स को प्रिपेयर करूं और आपके साथ शेयर करूं, तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करने हैं, अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करना है कि आपको कंसेप्ट आपके क्लियर हो रहे हैं, आपको और इसके ऊपर लेक्चर्स चाहिए। ठीक है, तो आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है, अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करना है और इन वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और लाइक करना है। तो आज हम डिस्कस करेंगे रेडिकुलर और रेडिकुलोपैथी के अंदर क्या डिफरेंस है। आर्टीरियल, प्लूरल और अगर ट्रैकियल पेन होगी तो उनके क्या साइन एंड सिम्टम्स आएंगे। जीआईटी पेन के क्या साइन सिम्टम्स होंगे। पेन एट द रेस्ट किसकी उसकी क्या काजेज होंगी। नाइट पेन किस वजह से होती है। पेन जब एक्टिविटी के साथ आएगी तो उसके अंदर कौन सी अंडरलाइंग पैथोलॉजीज होंगी। क्रोनिक पेन की क्या काजेज होती हैं, कौन से रिस्क फैक्टर्स होते हैं, और बोन पेन एंड एस्पिरिन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, आपको मस्त पता होना चाहिए, रेडिकुलर पेन और रेडिकुलोपैथी के अंदर क्या डिफरेंस है। ठीक है, रेफर्ड पेन के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस किया है मैंने इनिशियल वीडियोज़ के अंदर, तो उसको आपने मस्त देख लेना है। ठीक है, रेडिकुलर पेन, रेफर्ड पेन और रेडिकुलोपैथी के अंदर डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, अब क्या डिफरेंसेस है रेडिकुलर पेन और रेडिकुलोपैथी के अंदर। रेफर्ड पेन को मैं डिस्कस नहीं करूंगी क्योंकि मैंने इनिशियली बहुत ज़्यादा उसके ऊपर डिस्कस किया हुआ है। रेफर्ड पेन के बारे में आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे इनिशियल वीडियोज़ के अंदर। तो आज हम डिस्कस कर लेते हैं रेडिकुलर पेन और रेडिकुलोपैथी के अंदर क्या डिफरेंस होता है। तो रेडिकुलर पेन हम कहते हैं कि जब डायरेक्ट इरिटेशन होगी स्पाइनल नर्व्स की, कहाँ पे, डॉर्सल रूट गैंग्लियन में है। और उसके रिजल्ट में क्या होगा कि पेशेंट एक्सपीरियंस करेगा मस्कुलोस्केलेटल सिम्टम्स को। ठीक है, मस्कुलोस्केलेटल सिम्टम्स को किस तरह करेगा, डर्माटोम्स के थ्रू, मायोटोम्स के थ्रू और स्क्लीरोटोम्स के थ्रू। ठीक है, स्क्लीरोटोम्स किन्हें कहते हैं, रेफर्ड होती है पेन बोन में, तो उसको हम कहते हैं उस बोन पेन को स्क्लीरोटोम्स। ठीक है, तो रेडिकुलर पेन के अंदर डायरेक्ट नर्व रूट इरिटेशन होगी, किस लोकेशन पे, डोर्सल रूट गैंग्लियन में। उसकी वजह से क्या होगा, मस्कुलोस्केलेटल सिम्टम्स पेशेंट को आएंगे डर्माटोम्स में, मायोटोम्स में और स्क्लीरोटोम्स में। लेकिन रेडिकुलोपैथी के अंदर क्या डिफरेंस है, रेडिकुलोपैथी में क्या होता है कि ये एक न्यूरोजेनिक स्टेट है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें कंडक्शन ब्लॉक हो जाती है नर्व की। ठीक है, इसमें कंडक्शन ब्लॉक हो जाती है अलोंग द नर्व पाथवे। ठीक है, तो जिसकी वजह से पेशेंट को क्या होता है कि जब कंडक्शन ही नहीं होगी, सिग्नल्स ही नहीं जाएंगे, क्योंकि कंडक्शन नर्व रूट की ब्लॉक हो गई है, तो उसकी वजह से पेशेंट को क्या आएगा, पेन आएगी, पैरेस्थीसियाज आएंगे एंड मायोपैथी होगी, मतलब के मसल वीकनेस। ठीक है, तो रेडिकुलर पेन और रेडिकुलोपैथी के अंदर जो मेजर डिफरेंस आ जाता है वो कहाँ से हमें आइडिया होता है कि इस पेशेंट को रेडिकुलोपैथी है या फिर रेडिकुलर पेन है, तो वो होता है मायोपैथी से। अगर तो पेशेंट को पेन पैरेस्थीसियास के साथ मसल वीकनेस है, मसल्स उसके इन्वॉल्व है, मायोटोन्स इन्वॉल्व है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमें आइडिया हो जाएगा स्क्रीनिंग के दौरान कि इसको रेडिकुलोपैथी है। ठीक है, रेडिकुलर पेन में सिर्फ क्या होगी कि डायरेक्ट नर्व रूट इरिटेशन होगी उसका पाथवे में, और उसकी वजह से पेन रेफर्ड हो रही होगी डर्माटोम, मायोटोम्स और स्क्लीरोटोम। लेकिन रेडिकुलोपैथी में क्या होता है कि इसमें मायोपैथी हो रही होती है, मसल्स की वीकनेस हो रही होती है, और पेशेंट कह रहा होता है कि उससे पेन है और पैरेस्थीसियाज है। ठीक है, तो रेडिकुलोपैथी में क्या होता है कि ये न्यूरोजेनिक स्टेट है, इसके अंदर कंडक्शन नर्व की ब्लॉक हो जाती है।
जब कंडक्शन ब्लॉक हो जाएगी तो जो सिग्नल्स लेके जा रही थी नर्व्स मसल्स को जब मैसेज ही नहीं मिलेगा तो उसकी वजह से क्या होगी, मायोपैथी स्टार्ट हो जाएगी, मसल वीकनेस स्टार्ट हो जाएगी। तो यही एक मेजर डिफरेंस है रेडिकुलोपैथी और रेडिकुलर पेन के अंदर, कि इसके अंदर मसल वीकनेस होती है। ठीक है, जो रेडिकुलर पेन होगी ना, ये किस वजह से होती है, ये नर्व रूट कंप्रेशन की वजह से होती है। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं आर्टीरियल, प्लूरल एंड ट्रैकियल पेन। आर्टीरियल पेन की क्या काज हो सकती है कि आर्टरीज के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, उसको हम क्या कहते हैं, आर्टेराइटिस। ठीक है, आर्टरीज की इन्फ्लेमेशन की वजह से आर्टीरियल पेन हो सकती है। वेस्कुलर हेडेक हो सकती है, या फिर माइग्रेन की वजह से। ठीक है, तो ये काजेज होती हैं आर्टीरियल पेन की। ठीक है, अब कोई सी भी ऐसी एक्टिविटी जिसकी वजह से सिस्टोलिक प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो सिस्टोलिक प्रेशर इंक्रीज की वजह से क्या होगा कि पेशेंट को जो पेन आ रही थी आर्टीरियल, वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, जैसे सिस्टोलिक प्रेशर किससे इंक्रीज हो सकता है, एक्सरसाइज करने से इंक्रीज हो सकता है, बेंडिंग और लिफ्टिंग करने से इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, तो इन एक्टिविटीज की वजह से सिस्टोलिक प्रेशर इंक्रीज होगा, और सिस्टोलिक प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से जो आर्टीरियल पेन आ रही होगी पहले, वो ज्यादा हो जाएगी। तो इससे हमें आइडिया हो जाता है कि इस पेशेंट को आर्टीरियल पेन है। ठीक है, प्लूरल एंड जो ट्रैकियल पेन है, ठीक है, ये दोनों रिलेट कर रही होती हैं रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स। ठीक है, रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स के साथ। ठीक है, पेशेंट अपनी हिस्ट्री में बताएगा कि वो रेस्पिरेशन जब करता है ना, तो उसको यहाँ यहाँ पेन होती है। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स करने की वजह से जो उसे पेन होती है, तो वहां से पिन पॉइंट करना होता है कि इधर उसे प्लूरल पेन है या फिर उसको ट्रैकियल पेन है। उसके अलावा वो बताएगा कि जब वो सांस लेता है, ठीक है, कफिंग करता है, उसे खांसी होती है, या फिर जब वो हंसता है, तो तब उसको ये ज़्यादा पेन फील होती है। और उसके अलावा जब वो रात को सोता है तो उसकी जो पेन है वो इंक्रीज हो जाती है। तो उससे आइडिया हो जाता है कि आइदर प्लूरल है या फिर इसको ट्रैकियल पेन है, क्योंकि रेस्पिरेशन में उसे प्रॉब्लम आ रही है। तो जाहिर सी बात है, अगर रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स के अंदर, ब्रीथिंग, कफिंग, लाफिंग के अंदर उसे इशू है, तो इसका मतलब है आइदर प्लूरा इन्वॉल्व है या फिर उसको ट्रैकिया की पेन है। देन हम डिस्कस कर लेते हैं जीआईटी पेन को। ठीक है, जीआईटी पेन किस वजह से हो सकती है, अगर जीआईटी ट्रैक में किसी भी जगह पे ऑब्स्ट्रक्शन है, तो उसका किस तरह आइडिया होगा कि जो पेरिस्टालसिस होंगी, मूवमेंट्स होती हैं गट वाल की, उनको हम पेरिस्टालसिस कहते हैं। तो जब पेरिस्टालसिस इंक्रीज होंगी तो पेशेंट को पेन जो है वो भी उसकी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, जब वो कोई भी चीज़ को इंजेस्ट करेगा तो इंजेक्शन करने से उसे क्या होगी, उसकी पेन इंक्रीज हो जाएगी। तो इसे आइडिया हो जाता है कि जीआईटी ट्रैक में किसी भी जगह पे ऑब्स्ट्रक्शन है। ठीक है, तो उसकी वजह से ये वाले पेशेंट को साइन एंड सिम्टम्स आएंगे। ठीक है, अगर ज़्यादा गैस्ट्रिक एसिड रिलीज हो रहा है स्टमक में, तो उसके क्या साइन एंड सिम्टम्स आएंगे, गैस्ट्रिक एसिड की ज़्यादा सिक्रीशन की वजह से हमें कैसे पता चलेगा कि गैस्ट्रिक एसिड ज़्यादा सिक्रीशन हो रही है, जो पेशेंट को पेन आ रही होगी ना, उसकी पेन रिलीव हो जाएगी खाना खाने से। ठीक है, लेकिन जब स्टमक एम्प्टी होगा तो तब उसकी पेन इंक्रीज हो जाएगी।
ठीक है, क्योंकि खाना खाने से जो गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन है वो रिजॉल्व हो जाती है, न्यूट्रलाइज्ड हो जाती है। लेकिन जब स्टमक एम्प्टी होगा तो तब जब गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीट हुआ होगा तो तब उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए फूड नहीं होगा, तो इसलिए उसकी क्या होगी, पेन इंक्रीज हो जाएगी जब उसका स्टमक एम्प्टी होगा या जब उसे भूख लगी होगी। ठीक है, और थर्ड जो थिंग इसके अंदर याद रखनी है कि अगर कोई भी एब्डोमिनल विजरा डिस्टेंड हो गया, जैसे कि पेंक्रियास, किडनीज एंड या फिर गॉल ब्लैडर कह सकते हैं, ठीक है, इनकी डिस्टेंशन हो गई है। डिस्टेंशन किसी भी वजह से हो सकती है, इधर इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, इन्फ्लेमेटरी पैथोलॉजी है, पेंक्रियास को, किडनीज को, गॉल ब्लैडर को, जिसकी वजह से ये विजरास क्या कर गए हैं, डिस्टेंड कर गए हैं। अब इनके डिस्टेंशन का किस तरह पता चलेगा कि जब पेशेंट कोई भी ऐसी मूवमेंट करेगा या फिर पोस्चर को अडॉप्ट करेगा जिसकी वजह से उसका इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज होगा, तो उन मूवमेंट्स और पोजीशंस को अडॉप्ट करने से पेशेंट अवॉइड करेगा। अब जैसे कि पेंक्रियास में क्या होता है कि पेंक्रियाटिक पेन आ रही होती है उसको, तो पेशेंट उस पेन को कम करने के लिए कुछ पोस्चर्स को अडॉप्ट करेगा, जैसे कि पेंक्रियाटिक अगर उसे पेन है, पेंक्रियाटाइटिस है, तो लीनिंग अगर वो आगे की तरफ झुकेगा तो उसकी पेन रिलीफ हो जाएगी। ठीक है, तो वो अपनी हिस्ट्री के अंदर भी बताएगा कि जब मैं आगे की तरफ झुकता हूँ ना तो मेरी ये जो पेन है ये कम हो जाती है। जब किडनीज डिस्टेंड करेंगी तो पेशेंट स्लाइडली फ्लेक्स कर जाएगा, ठीक है, स्लाइडली फ्लेक्स कर लेगा अपनी ट्रंक को, और जो किडनी उसकी इन्वॉल्व होगी यानी कि जिसकी स्वेलिंग हुई होगी किडनी की, उसकी तरफ वो टिल्टिंग कर लेगा। अगर किडनीज में स्वेलिंग है तो उसकी पेन को रिलीफ करने के लिए पेशेंट क्या करेगा, अपनी ट्रंक को फ्लेक्स कर लेगा और अपनी स्पाइन को टिल्ट कर लेगा उस साइड की तरफ जिस साइड की किडनी स्वेलिंग होगी, तो ऐसा करने से उसकी पेन रिलीफ हो जाएगी। ठीक है, तो ये बस चीज़ें थी जीआईटी पेन के अंदर जो याद करने वाली थी। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं पेन एट रेस्ट। पेन एट रेस्ट कि पेशेंट जब रेस्टिंग कंडीशन में होगा तो तब भी उसको पेन होगी। अब इसकी क्या काज होती है, जो पेन रेस्ट में आती है वो हमेशा इस्कीमिया की वजह से होती है। ठीक है, इस्कीमिया किसी भी वजह से हो सकता है, आर्टरीज की ओक्लूजन की वजह से हो सकता है, ठीक है, आर्टरीज के अंदर कोई भी ओक्लूजन है तो उसकी वजह से क्या होगी कि ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी। ब्लड सप्लाई जब कम होगी तो मसल्स को, ठीक है, तो मसल्स को कम ब्लड सप्लाई मिलेगी, मसल्स के जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो रिमूव नहीं होंगे और इस्कीमिया स्टार्ट हो जाएगा जिसकी वजह से पेशेंट को पेन आएगी। ठीक है, तो अगर तो आर्टरीज की ओक्लूजन की वजह से पेन आ रही है रेस्ट में तो उसकी क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हो सकते हैं, तो 5 P's आपने याद रखने हैं। पैलर, पैरेस्थीजियास, पल्सलेसनेस, पेन एंड अल्टीमेटली पैरालिसिस। ठीक है, तो ये 5 P's के बारे में आपने मस्त याद रखना है। पेशेंट को ये साइन एंड सिम्टम्स आएंगे अगर तो आर्टीरियल ओक्लूजन की वजह से इस्कीमिया और आगा, अगर तो इस्कीमिया स्किन में होगा या फिर सबक्यूटेनियस जो टिश्यूज है उनमें अगर इस्कीमिया और होगा, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि पेशेंट्स को जो पेन आएगी ना, साइन एंड सिम्टम्स आएंगे। ठीक है, तो सबक्यूटेनियस टिश्यूज का अगर हो रहा होगा तो उसमें क्या पेशेंट को साइन एंड सिम्टम्स आएंगे कि पेन जो है वो वर्स होगी एट द नाइट। ठीक है, पेशेंट क्या करेंगे, अपनी डेंगलिंग करेगा अपनी लेग को बेड की साइड पे, तो ऐसा करने से उसकी पेन रिलीफ हो जाएगी। ठीक है, उसके अलावा मसाज करने से भी उसकी पेन रिलीफ हो जाएगी।
ठीक है, तो ये पेशेंट के साइन एंड सिम्टम्स आएंगे जिसकी वजह से पता चल जाएगा कि पेशेंट को इस्कीमिया है स्किन का और सबक्यूटेनियस टिश्यूज का। उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं नाइट पेन। ठीक है, अगर तो एक्यूट पैथोलॉजी होगी, ठीक है, तो पेशेंट जिस साइड उसकी इन्वॉल्व होगी पैथोलॉजी के अंदर उस साइड को पेशेंट लेट नहीं सकेगा। ठीक है, अपनी करवट करके उस साइड को लेट नहीं सकेगा अगर तो एक्यूट कंडीशन है। ठीक है, कैन नॉट लाई ऑन इन्वॉल्व साइड। ठीक है, उस साइड पेशेंट करवट लेके सो ही नहीं सकेगा। ठीक है, वो बताएगा कि अगर उस साइड को वो करवट लेके सोता है तो उसे बहुत शदीद पेन होती है। तो उससे आइडिया हो जाता है कि एक्यूट पैथोलॉजी है जिसकी वजह से पेशेंट को पेन आ रहा है। अगर सब एक्यूट कंडीशन होगी पैथोलॉजी की तो उसके अंदर क्या होगा कि पेशेंट रोल करेगा ऑन द इन्वॉल्व साइड। ठीक है, 30 मिनट्स तक कर सकेगा, यानी कि जो साइड इन्वॉल्व होगी पेशेंट उसकी तरफ करवट लेके 30 मिनट्स तक सो सकेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि पेशेंट बाद में बताएगा कि 30 मिनट के बाद उसे ना दोबारा पेन स्टार्ट हो जाती है जिस साइड को वो करवट लेके सोता है। तो इसका क्या मतलब है कि सब एक्यूट पैथोलॉजी है। अगर तो क्रोनिक स्टेज है पैथोलॉजी की, ठीक है, तो तब पेशेंट क्या करेगा, 2 आवर्स तक जो इन्वॉल्व साइड है उसकी तरफ करवट लेके सो सकेगा। अच्छा, एक बात ये याद रखनी है आपने, कैंसर के अंदर क्या होता है। कैंसर के अंदर बहुत शदीद नाइट पेन पेशेंट को स्टार्ट होगी। ठीक है, अब इसका कैसे पता चलता है कि नाइट पेन जो है ये कैंसर की वजह से है। तो कैंसर की पेन होती है ना वो हमेशा नाइट के टाइम होती है। पेशेंट अपनी हिस्ट्री के अंदर बताएगा कि उसने सारे टेस्ट करवा लिए हैं लेकिन उसको कुछ भी डायग्नोसिस नहीं हो रहा कि उसको क्या मसला है। और उसको ये जो पेन होती है ना ये नाइट के टाइम होती है, बहुत शदीद उसको पेन होती है। ठीक है, और मसलसल रात के टाइम होती रहती है। तो ये रेड फ्लैग होता है कि ये जो पेन है वो उसको कैंसर की वजह से है। अब तक हमने डिस्कस कर लिया रेडिकुलर और रेडिकुलोपैथी के अंदर क्या डिफरेंस है, आर्टीरियल प्लूरल एंड ट्रैकियल पेन को, जीआईटी पेन को, पेन एट द रेस्ट और नाइट पेन और कैंसर। जो बाकी टाइप्स रह गई हैं पेन की उनको नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।